नमस्कार व्यूवर्स। आज मेरी लाइफ का एक बहुत ही मुबारक दिन है। आज मेरा जन्मदिन है। आज के दिन 11 अक्टूबर को मेरा जन्म इलाहाबाद में हुआ था और इलाहाबाद में ही मेरी परवरिश हुई। मेरा पूरा जीवन जो है विवाह पूर्व का इलाहाबाद में बीता और उसके बाद विवाह के उपरांत मेरा नैनीताल में आगमन हुआ। तो इस मुबारक दिन में मैं चाहूँगी कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके इस मुबारक दिन को खुशियों से भर दें। ये आपसे अपील है। तो आज के मैं कुछ जो ताज़ा तरीन घटनाएं घट रही हैं उन पे प्रकाश डालती हूँ। सबसे पहले तो जो मुख्य मुद्दा उभर के आया पिछले 2 दिन में, वो है राजस्थान की गहलोत सरकार। राजस्थान की गहलोत सरकार में एक पुजारी की दिन दहाड़े सरेआम जो है उस पर पेट्रोल डाल के और उसे मौत के हवाले कर दिया जाता है। उसको झुलसा के उसका 80% शरीर जल जाता है और वो अस्पताल में जाने के बाद मौत के मुंह में चला जाता है। सवाल ये हुआ किसी पुजारी से आखिर किसी की रंजिश क्या हो सकती है। तो जैसा कि आप सबको भी अभी तक थोड़ा बहुत विदित हो चुका होगा, काफ़ी कुछ हो चुका होगा, फिर भी मैं अपनी ज़ुबानी आपको बताना चाहूँगी कि वो पुजारी जो है राजस्थान के करौली के बुकानी गांव से जो है बिलोंग करता था। मुझे नाम मेरे दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा है, मैं आपको भी बताती हूँ। वो जो गांव था, गांव का नाम है आपका बूकना गांव। उस बूकना गांव को बिलोंग करता था और पुजारी को जो है मंदिर परिसर में से लगा हुआ जो है 15 बीघा ज़मीन थी। उस 15 बीघा ज़मीन पे दबंग की नज़र थी। एक दबंग जो है नरेश कैलाश नाम के दबंग की जो है वो नज़र थी। इस दबंग का नाम है, एक्चुअली मैं नाम बहुत जल्दी भूलती हूँ, कैलाश मीणा। इस दबंग का नाम है कैलाश मीणा। तो इसकी इस ज़मीन पे नज़र थी और वो उसको अधिग्रहित करना चाहता था। तो इस उद्देश्य से जबकि वो मामला पंचायत में भी गया, पंचायत ने भी पुजारी के फेवर में आए और कहा कि उस मंदिर की ज़मीन को कोई अधिग्रहित नहीं कर सकता, और मीणा ने पंचायत में भी मुंह खाई। लेकिन फिर भी वो जो है नरेश मीणा जो दबंग है उस इलाके का, वो वहाँ पे कब्ज़ियाने लगा उसके इलाके को, और वहाँ पे वो कुछ खुदाई वुदाई सा या कंस्ट्रक्शन सा, छप्पर सा डालने लगा। तो जब पुजारी आए, पुजारी जो हैं उन्होंने देखा तो उन्होंने उसको मना किया। तो उन्होंने पास में पड़ी दबंगों ने पास में पड़ी जो है बाजरे की फसल को जो है पेट्रोल छिड़क कर आग लगाया उसमें और पुजारी को उसमें धकेल दिया। पुजारी जो है वो जली अवस्था में भागता रहा और फिर गांव वालों ने उन्हें उनकी शरीर की आग को बुझाया, और जब तक वो बुझाने का प्रयास करते वो 80% पुजारी जल चुके थे। पुजारी हैं हमारे बाबूलाल वैष्णव। बहुत ही गरीब हैं, बहुत गरीब दयनीय स्थिति में थे। सुदामा से भी दयनीय स्थिति में रह रहे थे। भिक्षाम देही वाले ट्रेंड पर जो है वो अभी भी कायम थे। वो जो हमारे द्वापर युग का और त्रेता युग में और वैदिक युग में जो ब्राह्मण भिक्षु भिक्षाम देही कहते हुए भिक्षा मांग के जो है अपना भरण पोषण करते थे, उसी तरीके से इस पुजारी का भी वो जो है पूरे दिन गांव में भिक्षावृत्ति करते और उनके पास कुछ आटे वाटे का कलेक्शन होता या थोड़ा और कुछ लोग अपनी श्रद्धा से पुजारी को जो देते होंगे वो शाम तक जो है वो अपना परिवार का उससे भरण पोषण करते, जो इकट्ठा होता, जो कलेक्ट होता।
और पुजारी की 6 बेटियां हैं, बहुत दयनीय स्थिति में रह रहे थे। वो कुछ नहीं था, छप्पर डाल रखी थी, बांस और जो पैडी की छप्पर होती है, फसलों की जो फूस होती है बची हुई, उससे जो है वो उनका घर बना हुआ था। और उसमें उनकी 6 बेटियां, पत्नी और परिवार का शायद और कोई रहता हो और भी कुनबा, वो लोग रहते थे। तो उस बाबूलाल वैष्णव को इस प्रकार से जो है आग के हवाले कर देना, उस पर भी गुस्ताखी। देखिए दबंगों की पुलिस पर पकड़ कितनी थी। राजस्थान पुलिस ने इस केस को जो है आत्मदाह का रूप देने की कोशिश की। इवन एक आज तक वालों ने एक बाइट दिखाई, जो आज तक चैनल वालों ने, और उस बाइट में जो है वो वहाँ का जो SHO है वो कह रहा है कि उसने खुद आत्मदाह किया, अपने पे पेट्रोल छिड़क के जो है वो इस घटना से, यानी कि दबंगों की घटना से त्रस्त था और उसने खुद आत्मदाह किया। दबंगों से वो परेशान था तो वो उसने खुद आत्मदाह कर लिया और खुद अपने को किसी ज्वलनशील पदार्थ से अपने आप को आत्मदाह किया उन्होंने, जबकि इसमें कोई सत्यता नहीं है। और क्योंकि जब वो अस्पताल में गए तो वो वहाँ बहुत बुरी तरह चीख रहे थे। वो जब मैंने इनकी क्लिपिंग वो देखी और वीडियो ऑडियो देखा चैनलों में, तो वो बहुत बुरी तरह से कह रहे थे, जिसे देख के मेरी आंखें छलक गई, मेरी आंखें नम हो गई। और कुछ वो कह रहे थे, मार दिया रे मेरे भगवान, मुझे मार दिया रे मेरे मालिक, मुझे मार दिया रे। और इस तरीके से उनकी अंतिम आवाज़ थी, हे मेरे मालिक मार दिया, हे राम जी, हे मेरे राम जी, हे मेरे मालिक मुझे मार दिया। और उनकी उस कराहती आवाज़ जो है वो किसी भी इंसान को जो है द्रवित करने के लिए और ये समझने के लिए काफ़ी था कि उनके साथ क्या हुआ। और मार दिया रे, और उन्होंने अंतिम अपना जो वक्तव्य दिया उसमें नरेश मीणा का नाम, कैलाश मीणा का नाम भी लिया कि कैलाश मीणा ने उनको आग लगाई। सवाल ये है कि अब इतनी घटना हो गई, इतना राजनीति, लेकिन गहलोत सरकार ने इनकी कोई सुध नहीं ली। बीजेपी के कुछ जो वहाँ के सांसद और विधायक वो लोग ने उनकी सुध ली, उस परिवार पे गए, उनके साथ धरने पे बैठे। वो परिवार के साथ पूरा गांव जो है वो धरने पे बैठा हुआ है। और उन्होंने कल जो है ये मांग की थी कि अगर आधे घंटे तक जो है 1 घंटे में हमारी मांगें पूरी नहीं की तो हम जयपुर को मुख्यमंत्री आवास पर ले जाएंगे, अशोक गहलोत के आवास पे ले जाएंगे, और तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं करती। तो जो बीजेपी सांसद के साथ बैठे हुए धरने में, तो पीड़ित का परिवार है, यानी कि बाबू वैष्णव का जो है परिवार है, उन्होंने ये मांग की है कि उन्हें सरकार 50 लाख रुपए दे मुआवजा। और जो है दूसरी मांग उन्होंने ये रखी कि क्या कहते हैं, किस परिवार के किसी एक सदस्य को जो है वो सरकारी नौकरी मिले। तीसरी मांग उन्होंने ये रखी कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और चौथी मांग उन्होंने रखी कि उनकी पुजारी की 6 बेटियां हैं, उन 6 बेटियों की पोस्ट ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन मुफ्त की जाए। तो जिसमें डीएम और प्रशासनिक दल पहुंचा, उन्होंने एक मांग थी कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, ये तो उन्होंने तुरंत मान लिया। लेकिन वो 3 मांगें उन्होंने कहा ये मुख्यमंत्री पर डिपेंड करता है, इसका निर्णय मुख्यमंत्री ही लेंगे। तो ये धरना प्रदर्शन उनका चालू है और उन्होंने धमकी दी थी परिवार वालों के साथ। उस परिवार वाले के साथ पूरा गांव बैठा हुआ है। मीणा जो है जनजाति समुदाय होती है वहाँ की, वो पूरी एक मीणा समुदाय गांव के लोग पूरा बैठे हुए हैं और वो उस पुजारी के समर्थन में। इवन पुजारी की एक बेटी की हालत ख़राब भी हो गई, उसे हॉस्पिटलाइज किया गया। तो इस प्रकार से ये घटना चल रही है। और अब जब हमारी हाथरस की घटना हुई तो ये कांग्रेस के लोग, प्रियंका, राहुल सब पहुंच गए। अब क्या कांग्रेस और के प्रियंका और राहुल जो है राजस्थान क्यों नहीं पहुंच रहे? राजस्थान में राजस्थान की राजनीति, क्या वहाँ पे उनकी सरकार है तो वो नहीं जाएंगे? अब क्या इस तरह का ट्रेंड पॉलिटिक्स में चल गया है कि जब मेरे राज्य में कुछ भी बुरा हो तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। तुम्हारे राज्य में जो बुरा हो रहा है वहाँ पे हम कीचड़ उछालने और तुम्हारी सरकार पे कीचड़ उछालने जाएंगे। तो योगी जी तो वहाँ नहीं गए कीचड़ उछालने। राहुल प्रियंका जैसे हाथरस में जा रहे थे
तो ये प्रियंका और राहुल क्यों नहीं गए अभी तक? क्या उनको उस पुजारी के प्रति संवेदना नहीं है? मैंने एक न्यूज़ चैनल में दीपांकर स्वामी की जो कि बहुत ही भावुक संत हैं, और वो रामलला और राम मंदिर में भी बहुत ज़्यादा उन्होंने भावुक बयान और स्टेटमेंट दिए थे। उनका मैंने वक्तव्य सुना। उन्होंने कहा कोई राजनीतिक दल जाए ना जाए, कोई मीडिया जाए ना जाए, लेकिन वो स्वामी दीपांकर ने कहा कि मैं वरिष्ठ कुछ ऊंचे लेवल के सन्यासियों के दल के साथ पुजारी के परिवार के साथ जाऊंगा, संवेदना व्यक्त करूंगा और उन्हें अपनी हर संभव मदद प्रदान करूंगा। तो ये तो हो गई। अब इसमें आरोपी मुआवजे की मांग, पीड़िता का परिवार, पुजारी का परिवार और उनके साथ जो बैठे हैं सांसद, वो इसलिए मांग कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही से हुआ है। पुलिस प्रशासन ने भ्रष्टाचार के अधीन घूसखोरी करके या और कुछ तरीके से जो है वो पुजारी को दबाने की कोशिश की, पुजारी की बातों को सीरियसली नहीं लिया। अगर पुलिस प्रशासन चौकस हो जाती तो पुजारी की जान नहीं जाती। उन्होंने दबंगों का साथ दिया और दबंगों ने इस घटना को अंजाम दिया। तो सारा दोष पुलिस प्रशासन पे है, क्योंकि ये मामला आज का नहीं है, काफ़ी समय से चल रहा था। उस ज़मीन को के दबंग आरोपी द्वारा ज़मीन के अधिग्रहण को लेकर और पुलिस ने बिल्कुल सहयोग नहीं दिया और उल्टा केस को आत्मदाह का केस बनाने का प्रयास किया, जो कि बहुत निंदनीय है। ये हो क्या रहा है हमारे समाज में, हमारे देश में हो क्या रहा है? पुजारी, संतों, साधु, इनके प्रति इतना इस तरीके का क्यों किया जा रहा है? ये तो पालघर पार्ट 2 लग रहा है। पालघर में सन्यासी को कैसे पीट के मार दिया, और बिल्कुल सेम यहाँ पे तो और बर्बरता दिखाई और पेट्रोल छिड़क के या ज्वलनशील पदार्थ छिड़क के मार दिया। तो वाकई ये पतन है। ये पतन का निशान है। हमारा समाज, हमारा देश किस मानसिकता और किस पतन की ओर उन्मुख है। और सबसे ज़्यादा इसमें पुलिस और प्रशासन जो है, ये इनकी दबंगों से मिली भगत इसका परिणाम होती है। अब उस समय पालघर के संदर्भ में जो है मुंबई सरकार कटघरे में आई थी, अब गहलोत सरकार कटघरे में आ रही है। जैसे यूपी के हाथरस में योगी सरकार को कटघरे में लाया पूरा विपक्ष एकजुट होके, और वहाँ उनकी किरकिरी करने पे लगा हुआ है। तो मेरी अपील है कि राहुल और प्रियंका गांधी जाएं वहाँ, वो संवेदना व्यक्त करें, वहाँ बताएं, उन्हें शीघ्र उनको न्याय दें। और गहलोत सरकार पे दबाव क्या बनाना है? अगर राहुल प्रियंका हरी झंडी मिल गई तो गहलोत सरकार तो अपने आप ही उनके वैसे ही पुराने चमचों में शामिल हैं। उनके ख़ानदानी इंदिरा गांधी के टाइम से वाले जो हैं वो किचन कैबिनेट का पार्ट रहे हैं वो, तो वो तुरंत कार्रवाई होगी। देखिए आज क्या रिज़ल्ट आता है, क्या खबरों से और खबर नवीसों से हमें क्या जानकारी मिलती है इस संदर्भ में। तो ये तो हो गई। पुजारी बहुत ही दयनीय हालत में थे, बहुत ज़्यादा। वाकई वो मुआवजे के हकदार हैं, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। उनके परिवार को सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए। मुआवजे की राशि भले ही कम हो जाए, लेकिन सरकारी नौकरी और उनकी बेटियों के शिक्षण की व्यवस्था और एक सरकारी नौकरी उनको अवश्य मिलनी चाहिए। ये मेरी भी दिली इच्छा है कि उस पुजारी के परिवार को इस प्रकार से आर्थिक मदद और देके उनको स्टैंड किया जाए। दूसरी, अब हम हाथरस की घटना में आते हैं। हाथरस में जो योगी सरकार ने कहा था कि जो है उनकी सरकार को फंसाया जा रहा है PFI द्वारा, यानी पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा, और उनको फंडिंग हुई थी 100 करोड़ की। ये बात झूठी और गलत साबित हुई। तो योगी सरकार पे करारा झटका है, क्योंकि 100 करोड़ का फंडिंग का ट्रांजैक्शन PFI को नहीं हुआ है। दूसरा, जो हाथरस की बेटी का कांड हुआ, उसमें जो है बीजेपी के ही 2 सांसद जो है या विधायक, जो 2 नेता बाहुबली, बहुत ही प्रतिष्ठित नेता हैं, और वो आमने सामने आ गए हैं। इनमें से एक नेत्री का नाम है मंजू दिलेर हैं।
वो मंजू दलित नेता के रूप में हैं, और वो अपने फेसबुक अकाउंट में भी उन्होंने ये चीज़ क्लियर की कि क्या कहते हैं, लिखा कि वो पीड़िता के साथ शुरू से खड़ी हुई हैं और वो पीड़िता को न्याय दिलाने में लगी हुई हैं। दूसरी तरफ नेता हैं जो हैं वो पहलवान नेता हैं, वो भी बीजेपी के नेता हैं, लेकिन वो आरोपी परिवार के साथ खड़े हुए हैं, तो दोनों आमने सामने हो गए हैं। एक चीज़ और उभर के जो काफ़ी समय से आई और उस पर टूल भी दिया जा रहा है कि आरोपी का परिवार कह रहा है कि पीड़िता के परिवार का नार्को टेस्ट किया जाए और दूध का दूध पानी किया जाए, क्योंकि पीड़िता का परिवार बहुत कुछ गोल मोल कर रहा है। पीड़िता के परिवार के बयानों में झोल है, उनके बयान चेंज होते रहते हैं। इस संदर्भ में जो है जी न्यूज़ के मार्फत मैं ये जानकारी दे रही हूँ कि जी न्यूज़ वालों ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने दिखाया जो है कि उन्होंने गुपचुप बातें रिकॉर्ड की। इनमें से एक रिकॉर्ड जो है उन्होंने पहला अस्पताल जहाँ पे पीड़िता को ले गया, वहाँ के डॉक्टर हैं रमेश, डॉक्टर का नाम है, मैं बताती हूँ, वो डॉक्टर हैं आपके रमेश, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर रमेश बाबू। तो उनकी क्लिपिंग्स स्टिंग ऑपरेशन में प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि जब पीड़िता आई तो वो बहुत बुरी हालत में थी और उसकी जीभ नहीं कटी थी, और जो है उसके नेक में चोट थी, नेक में स्वेलिंग थी, नेक में बहुत प्रॉब्लम थी। इतनी प्रॉब्लम थी कि वो नेक में प्रॉब्लम की वजह से बोल नहीं पा रही थी, उसको बोलने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, और जीभ कटी नहीं थी, और जीभ में कुछ स्पॉट से थे। वो जब हाथापाई और मारामारी हुई होगी तो उसी में उसकी खुद की ही दांतों से वो डॉट्स आए होंगे, तो जीभ कटी नहीं थी। और इसके साथ जब पीड़िता के परिवार वाले जिस पुलिस स्टेशन में सर्वप्रथम ले गए, वहाँ पे होम गार्ड का जो सिपाही था उसने ही उनको अस्पताल तक पहुँचाया। तो उसने भी स्टिंग में अपना वक्तव्य दिया है कि जब वो आए तो उन्होंने कहा कि जो है पुरानी रंजिश थी, और पुरानी रंजिश के तहत जो है वो हुआ है, और उन्होंने भी बलात्कार की पुष्टि और गैंग रेप की पुष्टि नहीं की। तो ये दो प्रमुख साक्ष्य उभर के आ रहे हैं, यानी कि जो पीड़िता का परिवार है वो भी गुमराह कर रहा है, कुछ ना कुछ तो है, झोल तो है। क्या झोल है समय के साथ खुल के आएगा। और जो है इसी तरीके से यूपी के बलरामपुर में भी एक 22 वर्षीय छात्रा के साथ, गरीब परिवार की बेटी है वो भी, और जो है उसके साथ रेप हुआ और वो मौत के घाट उसे भी उतार दिया गया। बहुत ही होनहार छात्रा थी, LLB की स्टूडेंट थी, ख्वाब वकालत करने का ख्वाब पाल रही थी, एक वकील बनने का ख्वाब पाल रही थी, और वकील बन के अपने परिवार की गरीबी को दूर करने का जो बालिका ख्वाब पाल रही थी, उसको और उसके ख्वाबों को चकनाचूर करते हुए उसे भी मौत के मुंह में धकेल दिया गया। लेकिन कोई कवरेज बलरामपुर की बेटी को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्या कारण है कि वहाँ पे एक दलित हाथरस में दलित का एक छत्री ने बलात्कार किया और उसको जानलेवा हमला किया, नृशंसता दिखाई कि खबर आई, जबकि जो बलरामपुर की घटना में एक मोहम्मडन लड़का जो है आगे सामने आया, मोहम्मडन लड़का आरोपी हुआ, तो उसको उतनी कवरेज नहीं देगी। क्यों नहीं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वहाँ पहुँचे? क्यों नहीं और सपा, बसपा, RLD, LGP, वॉटेवर जितनी भी दल हैं, क्यों नहीं वहाँ पहुँचे? जो वहाँ पहुँच गए थे, जो हाथरस में पहुंच गए थे, क्या उन्हें वहाँ राजनीति नहीं दिखी? क्या वहाँ उन्हें वोट बैंक की राजनीति नहीं दिखी? क्यों वहाँ क्यों नहीं गए वो? इसी तरीके से जो नरोली जो है करौली में क्यों नहीं गए, पुजारी के उसमें क्यों नहीं गए, ये बात भी उठती है। तो एक बहुत गंदा चलन हो गया है राजनीति का। राजनीति होती है, तो की राजनीति हो रही थी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही थी, लेकिन पीड़ितों के संदर्भ में हिंदू मुस्लिम जाति राजनीति कहाँ से आ जाती है? पीड़ित तो पीड़ित होता है, पीड़ित या पीड़िता जो है वो किसी जाति के नहीं होते, वो सिर्फ पीड़ित और पीड़िता होते हैं। तो क्यों नहीं पहुंचते ये लोग? क्यों नहीं वहाँ संवेदना व्यक्त करने जाते हैं? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न है, और बहुत आक्रोशित करने वाला सवाल है कि तुम्हें अपने राज्य में कुछ भी हो, तुम वहाँ चुप बैठे रहो, दूसरों के राज्य में हो तो तुम वहाँ का लॉ ऑर्डर ध्वस्त करने और वहाँ राजनीति करने पहुँच जाओ।
तो ये जो ट्रेंड है ये बहुत क्यों नहीं हुआ बलरामपुर में, क्यों नहीं जो है वो पॉलिटिकल टूरिज्म हुआ, क्यों नहीं वहाँ पत्रकारों का जमवाड़ा उतना लगा, या पत्रकारों ने क्यों नहीं उछाला, या और राजनीतिक दल क्यों नहीं पहुँचे वहाँ। क्या बलरामपुर की बेटी बेटी नहीं, क्या वो पीड़िता नहीं, क्या उसका रेप, हाथरस की बेटी के रेप से कुछ कम रेप था क्या? वो मौत के घाट उतरना बलरामपुर की बेटी का, वो क्या हाथरस की बेटी से के मौत के मुंह में उतरने से कमतर था जो उसे उतनी कवरेज नहीं मिली? क्यों नहीं वहाँ राजनीतिक दल गए? क्यों? क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़का था। वो मुस्लिम लड़का उनकी वोट बैंक की राजनीति को जो है वो चोट पहुँचाता है, उससे उनको कोई उनकी वोट की राजनीति को नुकसान होता है, इसलिए वो वहाँ नहीं पहुँचे। और सेम चीज़ पुजारी के उसमें भी हो रहा है। वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस वाले वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं कीचड़ उछालने या अपने कीचड़ को साफ करने। तो ये तो हो गया पॉलिटिकल टूरिज्म जो है वो आपके करौली में नहीं लगा। और तो ये चीज़ तो ये दो घटनाएं हाथरस और जो है अब जो है ये अब जो मीडिया है वो करौली बनाम हाथरस कांड को कर रहे हैं कि भाई करौली में तो ऐसा किया प्रियंका और राहुल ने, तो नहीं हाथरस में तो ऐसा किया, तो करौली में ऐसा क्यों नहीं कर रहे। और ये दोनों को एक उसमें लाके मतलब दो गवर्नमेंटों के जो किस तरीके से अपने अपने क्षेत्र में अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो लीपापोती करेंगे और जो करेंगे वो चीज़ सामने ये दोनों घटनाएं आपस में आ गई हैं। अब हम चलते हैं अपने कुछ भारत चीन विवाद की तरफ। भारत लेह सीमा पर जो है अब सर्दियां बढ़ रही हैं, सैनिकों की मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि ठंड बढ़ेगा, वहाँ का तापमान माइनस से भी नीचा रह जाएगा और वहाँ पे पेट्रोलिंग करना, गश्त देना, वहाँ पे तैनात होना किसी चुनौती से कम नहीं, बहुत बड़ी चुनौती वहाँ पे साबित होगी। तो इस वहाँ पे इस संदर्भ में जो है भारतीय सेना के जो है चिनूक कल के दिन में चिनूक और ग्लॉबस्टर 17 जो है ग्लॉबस्टर 17 ने जो है अपना चिनूक और C-17 ग्लॉबस्टर उन्होंने हवाई परीक्षण किया, वहाँ पे उड़ानें भरी और चीन को अपना जो है अपना शक्ति बल दिखाया। और चिनूक एक बहुत ही बेहतर विमान है जो हथियारों को ले जाने की क्षमता रखता है और तोपों को उठाने की क्षमता रखता है। ये तोपों को भी ले जा सकता है, भारी मशीनों को ले जा सकता है। और चिनूक जो है भीषण सर्दी में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो उस चिनूक के आने से उसकी जो वहाँ पे उन्होंने उड़ानें भरी, उससे भारतीय सेना के नौजवानों में एक जोश का संचार हुआ। और चीन अभी भी बहुत बड़ी मुसीबत इंडिया के लिए बना हुआ है और वो बाज नहीं आने वाला, वो अड़चन पे अड़चन पैदा करने पे करेगा और करता रहेगा। और ये समस्या अभी इस तरीके से सॉल्व होती नज़र नहीं आती है। इसके बाद हम आते हैं बिहार की राजनीति में। बिहार की राजनीति में जो है चिराग पासवान जो है एक अलग तरीके से उभर के आएंगे इस बार के चुनाव में, 2022 के चुनाव में। और चिराग पासवान पर बीजेपी का भी हाथ है, जैसे कहते हैं वरद हस्त है कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं और तुम करो और हम तुम्हारे साथ हैं। और वो नीतीश को जो है साइड करने पे, हालांकि उन्होंने पूरा समर्थन दिया है, लेकिन अंदर खाने जो है वो नीतीश को किनारे करने की अंदरूनी रणनीति बना रहे हैं। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान जो है लंबी बीमारी से जूझ रहे थे और चिराग पासवान उनकी सेवा शुश्रूषा में व्यस्त थे। तो उनकी कल जो है उनकी मृत्यु हुई, कल उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो चिराग पासवान बहुत ही इमोशनल दिख रहे थे और अपने पिता को लेके उनके साथ उनके बहुत ही एक पिता पुत्र में संबंध तो बहुत ही प्रगाढ़ और प्रेम भरा होता ही है, लेकिन चिराग पासवान का कुछ ज़्यादा ही उजागर हुआ।
लाजमी है पुत्र का इस तरह से पिता का साथ छूट जाना और इतनी जल्दी छूट जाना एक पुत्र के लिए बहुत ही दुखदायक और भावनात्मक लम्हा होता है। लेकिन एक मैच्योर नेता जो कि एलपीजी का का नेता बन के उभर रहा है और उसका अध्यक्ष है और एक मैच्योर नेता के रूप में उभर रहा है बिहार की राजनीति में, उसका इस प्रकार का आचरण, वो जब पिता के अंतिम संस्कार में वो चिता के आगे जो भी रिचुअल्स होते हैं उनको करते करते वो जो है गश्त खा के गिर रहे हैं, ये कहीं से भी एक अच्छा साइन नहीं है। क्या मुझे तो लगता है जैसे वो एक अभिनय तो रह ही चुके हैं, जैसा कि आपको पता चल है कि पहले उन्होंने अपना अभिनय में ट्राई किया और 2014 से वो पिता की अस्वस्थ होने के साथ जो है बिहार की राजनीति में उतरे। तो वो गश्त खा के गिरना, एक अच्छा खासा इंसान, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा और युवा जो नेता में के फील्ड में उतर रहा है, एक अपने पिता का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और वो गश्त खा के ऐसा नेता जो है वो बिहार की राजनीति में अपने शीर्ष पर पहुंचने का प्रयास कर रहा है और दलित राजनीति से ऊपर उठकर सर्व जाति को एक साथ लेके, गरीबों को एक साथ लेके, मजलूमों को एक साथ लेके चलने की राजनीति करना चाहता है। वो एक इस पिता की मृत्यु की घटना से जो है इतना ज़्यादा शोकुल है कि वो गश्त खा के गिर रहा है, हजम नहीं होता। कहीं ना कहीं ये संवेदना और सहानुभूति पाने के लिए जो है वो उन्होंने ट्विटर में अपनी फ़ोटो बचपन की पिता के साथ, वो सब सही है, वो सब जायज़ है, लेकिन इस तरीके से गश्त खा के लड़खा के गिरना जो कि देखते बन रहा था और बाकी लोगों ने अगर संभालते नहीं तो वो ज़मीन पर दम से गिर ही पड़े होते। तो एक नेता इस प्रकार से अपना जो है मेंटल अपना विवेक को खोए, अपनी मेंटल स्थिति को खोए, अपनी शारीरिक क्षमता को खोए, वो हजम नहीं होता। कहीं ना कहीं ये इनका अभिनय, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि वो अभिनय के तहत और सिंपैथी लेने के लिए, सिंपैथी वोट लेने के लिए वो इस प्रकार का थोड़ा स्वांग सा कर रहे थे, ऐसा मुझे एहसास हुआ। कितनी सच्चाई जाने। अब तीसरा चीज़ जो बहुत सुर्खियों में आ रहा है वो है टीआरपी वाला। जैसे कि पिछले जो है उसमें भी मैंने टीआरपी का आप लोगों को बताया था और उसका कि किस तरीके से मुंबई पुलिस ने खुलासा किया कि टीआरपी फॉल्स टीआरपी हो रही थी और प्रोसीड टू क्राइम के तहत जो है फंडिंग्स जो अकाउंट्स हैं उनको सीज़ किया गया। लेकिन दो भक मराठी और बॉक्स सिनेमा जो कि छोटे चैनल्स, रीजनल स्तर के चैनल पे, उन पे तो कार्रवाई हो गई, उनके तो अकाउंट फ्रीज हो गए, उनकी जो है उनके ओनर्स को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अर्नब पे अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो सोचने वाली बात है। अर्नब अभी तक हिरासत में नहीं आए, अर्नब पे कोई अभी मतलब वो कोई ठोस इस तरीके से सामने आया नहीं कि अर्नब पे कोई कार्रवाई। तो क्या मतलब क्राइम जगत में भी वो शख्सियत है, बड़ी शख्सियत है, मोटा असामी है, उसने बहुत जो है फेक न्यूज़ और फेक टीआरपी से बहुत संपत्ति इकट्ठी कर ली है, एक शीर्ष का पत्रकार बन गया है और बहुतों का हाथ है उसके सर पर। तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन होगी, कार्रवाई तो होगी, क्योंकि शिवसेना और उद्धव सरकार जो है वो खार में हैं, उनसे खार में है और वो बदला तो लेके रहेंगे और चपेट में तो आएगा ही। मुंबई पुलिस ने जो घेरा है ये कहीं ना कहीं शिवसेना और उद्धव ठाकरे की सरकार की बदौलत ही ये चैनल जो है कि टीआरपी वाला मामला, क्योंकि ये मामला आज से टीआरपी का नहीं चल रहा है। टीआरपी को मैनिपुलेट करना, टीआरपी का फॉल्स टीआरपी का करप्शन, ये तो चलता आ रहा है, लंबे समय से चल रहा है, लेकिन इस तरह का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ इसके खिलाफ। तो क्या समझे हम इसमें? उद्धव सरकार का, शिवसेना का हाथ था, मुंबई पुलिस का हाथ था। वो मुंबई पुलिस जिस पे अर्नब गोस्वामी ने लाल छल लगाए थे, वो मुंबई पुलिस वो उद्धव सरकार जिस पे पालघर कांड में, पुजारी हत्याकांड में जो है अर्नब ने चीख के जो है उनकी क्लास ली थी शिवसेना। और वो अर्नब गोस्वामी जिसने कंगना रनावत का इतना फेमस किया, जो उद्धव ठाकरे करके उद्धव ठाकरे को संबोधित कर रही थी और कि कह रही थी कि तुम्हें अपने बाप जैसे कोई लक्षण नहीं है, तुम्हें बालाजी जैसे कोई लक्षण नहीं है, तुम उनके नाम को जो है मिटियामेट कर रहे हो। तो उस कंगना को सपोर्ट कर रहा था
और वो उस सोनिया गांधी को एंटनी मानियो कह के सरेआम चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहा था उस कांग्रेस का कि सरकार भी वहाँ पे भागीदारी है सरकार में, तो भला कैसे उस अर्नब गोस्वामी को छोड़ देंगे। आज नहीं तो कल अर्नब गोस्वामी गिरफ्त में आएगा ही, लेकिन अर्नब गोस्वामी भी ने भी जो है वो बड़ा खिलाड़ी है, उस पे उसके सर पे भी बड़ों का हाथ है, और वो कब तक अपने आप को बचाता है और मुंबई पुलिस और उद्धव सरकार और शिवसेना कैसे उसको जवाब देती है और कब तक जो है उसे अपने चंगुल में देखती है, ये देखने वाला विषय होगा। ये यहाँ पे राजनीति और पत्रकारिता जो है दोनों का जो है जो सामंजस्य और घालमेल और तालमेल होती है, तो घालमेल तालमेल सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। और अर्नब गोस्वामी अभी तक सेफ बचे हुए हैं, पुलिस के हिरासत में नहीं हैं। तो ये अर्नब गोस्वामी की भी कवरेज हो गई। और कुछ एक और यूपी में एक घटना हुई, उसमें एक बीजेपी के नेता के मामा पे जो है सरेआम गोली चलाई गई। मामा का नाम है नरेश त्यागी। और सबसे देखने वाली बात ये आती है इसमें कि नरेश त्यागी को सरेआम लोगों के सामने गोली मारी गई। तो कहीं ना कहीं जो है इसमें गुंडागर्दी और बढ़ती गुंडागर्दी और सरेआम मर्डर हो जाना और इस तरह की घटनाएं जो हैं यूपी में बढ़ रही हैं पे प्रकाश डलता है। और अब इसके साथ अब मेरे ख्याल से टाइम भी हो गया है काफ़ी, आज का समय काफ़ी ले लिया आप लोगों को, तो कल फिर मिलेंगे। और जो है फिर से आप लोगों से करबद्ध अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और मेरा उत्साहवर्धन कीजिए, ताकि मैं आपके सम्मुख इसी प्रकार से जो है आती रहूं, बोलती रहूं और संतुष्ट होती रहूं कि मैं कुछ अपने राष्ट्र के की कमज़ोरियों, उसकी अच्छाइयों और उसको उसमें मैं थोड़ा सा अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा भी अपना योगदान दे रही हूँ और संतुष्टि मुझे प्राप्त हो सके। नमस्कार।